ये साल 2024 क्या एक कमाई का साल रहने वाला है? क्या कहती है बाजार की चाल, क्या कहती है भारत की अर्थव्यवस्था और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर हम विदेशी बाजारों का असर प्रभाव पड़ता हुआ देखेंगे? ब्याज दरों को लेकर किस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको आपकी लोन की ईएमआई से या बढ़ती हुई ईएमआई से छुटकारा मिलेगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं और बाजार के जाने माने शख्स और दिग्गज जो लगातार आपको चैनल पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ एसबीआई म्यूचुअल फंड मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवाल शुरू करूं उससे पहले नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। आज तो मेरे ख्याल से आप निवेश का गुरु मंत्र देंगे ही देंगे, साथ ही मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों के लिए हमेशा की तरह आप हैंड होल्डिंग करें। साल की शुभ शुरुआत कैसे हो, इसके बारे में आपसे पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले नया साल आपके लिए किस तरह की खुशियों का आगाज लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बताएं मुझे। शुक्रिया कविता जी। सबसे पहले तो आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारे दर्शकों को जो इस शो में है नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आज जब हम बात कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 50 लाख करोड़ से को पार करके 50,78,000 करोड़ हुआ है, तो एक बहुत ही बड़ा ये एक माइलस्टोन है इंडस्ट्री के लिए भी। और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी निवेशक हैं, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाया हुआ है, तो उनकी जो वैल्यू क्रिएट हुई है या जो उनको मुनाफा हुआ है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और हम ये चाहते हैं कि ये निवेशक इसमें म्यूचुअल फंड के जरिए कैपिटल मार्केट का फायदा लेते रहे। परंतु सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को इस एक बेहतरीन जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, इसमें कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। तो बहुत-बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी भी है इस इंडस्ट्री के ऊपर। इसके साथ ये जो इंडस्ट्री के ऊपर, मीडिया के ऊपर सही तरह के प्रोग्राम दिखा के या सही तरह का एक नैरेटिव देके, जैसे कविता जी आप हमेशा देते रहते हो, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। आप भी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से जो भी कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। इतना अनुभव निजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें या बाज़ार की चाल की बात करें, आपके अनुभव को एक शो में बांधना और उसे निचोड़ना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल काम होता है हर किसी के लिए। लेकिन फिर भी 2024 की मैं बात कर रही हूँ और ऐसे में आपके फंड हाउस का तो व्यू मैं जानना ही चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि सर इतने सारी बाज़ार की आपने साइकिल्स देखी हैं और बाज़ार के इतिहास को और उसकी चाल को आप अच्छी तरह से जांचते हैं, परखते हैं। 2024 का जो साल है, अब तक जितने भी आपने बाजार की साइकिल देखी है उसके मुकाबले अगर मुझे समझना है तो कितना अलग है? देखिए, अभी इंटरिम बजट आ जाएगा, उसके बाद हमारे आम चुनाव भी होंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम काफ़ी मजबूत धरोहर पर खड़े हुए हैं। विदेशी बाजारों को लेकर हालांकि जो ट्रिगर्स है वो काफ़ी नरम गरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद कमोबेश आपका अनुभव क्या कहता है? कितना अलग है 2024 बाजार की तमाम इतिहास से, अगर मैं इसकी तुलना करना चाहूँ तो? देखिए, सबसे बड़ी जो खुशी का विषय या जो एक संतोष का विषय वो ये है कि जो हिंदुस्तान का निवेशक है, वो काफ़ी एक जागरूक हो गया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, उसको पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। और नैरेटिव्स को देखते हुए ये लगता है कि वो अपना एक सही तरीके का एक डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि जब-जब मार्केट में गिराव आया, लोगों ने ज़्यादा पैसा डाला और जब तक मार्केट ऊपर चलती गई, तो लोगों ने अपना पैसा कम डाला और जो अपना पैसा जो लगा हुआ था, कुछ लोगों ने उसमें ज़ीरो मुनाफ़ा को बुक भी किया, मुनाफ़ा को निकाला भी, बट कई लोगों ने नए भी लेके आए। और जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह की रिटर्न, ये 5 साल में सालाना रिटर्न, इस तरह की रिटर्न वाला समय बहुत कम आता है। और इसमें जो-जो लोग भी म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहे, उन सब ने एक बहुत अच्छी कमाई अपनी की है। परंतु मैं ये साथ में ये कॉशन भी करना चाहता हूँ कि एक तो ये बात सही है कि लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। आपने बात की मेरे जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट साइकिल्स में, तो इस साल का एक्सपीरियंस सबसे अलग इसलिए रहा है क्योंकि ना तो होड़ लगी लोगों की पैसा डालने के लिए जब मार्केट ऊपर जा रही है, ना ही कोई पैनिक हुआ।
तो ये सबसे बड़ी बात है और 17,600 करोड़ का जो एसआईपी के थ्रू पैसा आना, ये अपने आप में एक विश्व के पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। तो इस तरह का पैसा डिसिप्लिन वे में कहीं भी किसी भी देश में नहीं आता। तो इसके लिए तो हमारे जो निवेशक हैं वो बधाई के पात्र हैं ही, परंतु इसके साथ हमारे ऊपर ज़िम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि किस तरह से निवेश किया जाए ताकि लोगों को कभी जैसे कहते हैं दे शुड नॉट बर्न देयर फिंगर्स, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर साइकिल टर्न भी होता है, तो वो एक ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर रहती है और हम उसके ऊपर काम करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी सराहनीय है जो आंकड़े हम देख रहे हैं एसआईपी के, और ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ईएम की बात करें 50 लाख करोड़ के पार ये आंकड़ा जाता हुआ देखा हमने दिसंबर में। अपने आप में काफ़ी इनकरेजिंग है, बात तो आपकी सही है, लेकिन साथ ही डीपी सर एक सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पास रिटर्न देखकर उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस साल भी या इस समय भी बाजार में उसी तरह के रिटर्न मिले। ये सवाल मैं स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024-2023 जैसा नहीं रहेगा, ये साल अलग रहने वाला है और इसके लिए निवेशकों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक क्या है अभी भी उसी मोमेंटम में है जो शायद उन्होंने पिछले साल दिवाली पे देखा, जो शायद क्रिसमस के दौरान देखा, जहां पर बाजार में एक तरफा चाल हमें दिखाई दे रही थी। एक बार फिर उतार चढ़ाव का माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुनाफा वसूली का माहौल आता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेशी बाजार जो खबरें आ रही हैं वो इतनी उत्साहजनक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से आपको लगता है कि निवेशकों को मिड कैप स्मॉल कैप के लिए तैयार हो जाना चाहिए? तमाम तरह के एक्सपर्ट्स, आपने भी कई बार कहा है कि आप वेल डाइवर्सिफाइड होकर बाजार में एंट्री कीजिए। हाँ, शायद मेरे ख्याल से लार्ज कैप का कहानी थोड़ी सी बैठ गई थी, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार फिर से वो इस चाल को आगे ले जाएंगे। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट से कैसे बचें? अगर कोई रणनीति यहाँ पर आप सुझा पाएं दर्शकों को, तो वो क्या होगी? देखिए, जैसे मैंने बोला कि चिंता का विषय यही है कि जो हम करना चाहते हैं और जो बाज़ार में होता है, वो हमेशा उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं। हम ये हमेशा ये चाह रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप की पिछले सालों की रिटर्न देख के अपना पैसा मत डालिए पूरे का पूरा। You can have some risk, but you cannot start your journey with SBI mutual fund or any mutual fund just by starting the journey with the highest risk category. स्मॉल कैप और मिड कैप हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी यात्रा शुरू करनी है निवेश की, वो शुरुआत ही एक हाईएस्ट कैटेगरी से करेगा, तो उसके लिए हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा नाराज़गी वाला माहौल देखना पड़े, या अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तो उनको थोड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमेशा यही है कि हाइब्रिड फंड के ज़रिए अपनी यात्रा शुरू करिए। उसके साथ लार्ज कैप फंड जैसे आपने बोला कविता जी, हम पूरे फंड मैनेजर्स का भी यही एक विचार है कि आने वाला समय शायद लार्ज कैप फंड्स विल गिव बेटर रिटर्न देन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स। देखो, लोगों ने बहुत पैसा बनाया है स्मॉल कैप मिड कैप में। कुछ पैसा अगर एटलीस्ट मेरा यही विचार रहेगा, अगर जो तो इवॉल्व्ड इन्वेस्टर है और ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, उसको तो स्मॉल कैप में अभी भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी लोगों को एक डाइवर्सिफाइड फंड, हाइब्रिड फंड, जैसे जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड, उनमें पैसा लगाना आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन एक बिल्कुल ये मानता है कि वैल्यूएशन बड़ी स्ट्रेच्ड है आज की डेट में, और इस लेवल पे और ज्यादा पैसा डालना ठीक नहीं है। तो परंतु क्या है कि जो व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो यात्रा ही सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप के साथ करते हैं, तो वो एक चिंता का विषय तो है ही। और हम भी एज ए जिम्मेवार एक फंड हाउस के नाते हमें भी लगता है कि पीपल शुड पुट मनी इन मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स देन जस्ट लुकिंग एट मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। अब लगे हाथों मेरे ख्याल से एसबीआई म्यूचुअल फंड का क्या आउटलुक है 2024 का? किस सेक्टर्स को लेकर आपको लगता है कि थोड़ी सी बुलिश है फंड हाउस की रणनीति? कुछ इसके बारे में हमें जानकारी दे। तमाम एसेट क्लासेस को ध्यान में रखते हुए हाउस व्यू क्या बनता है आपका? नहीं, देखिए, हम तो एक तो पहली बात तो ये सेक्टर वाइज हम जैसे मैंने पहले बोला कि वी आर मोर बुलिश ऑन लार्ज कैप कैटेगरी रादर देन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी कमिंग फॉरवर्ड। दो
स्मॉल कैप, मिड कैप में आज की डेट में बहुत ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो हम पूरा रिसर्च करके उनको पिक करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आ रहा है वो सारे का सारा पैसा उन कंपनीज में लग जाए, क्योंकि वहां पे सप्लाई कंस्ट्रेंट भी होता है। तो एक तो वो है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी जिसमें हमारा विचार ये है फंड हाउस का कि वो ज्यादा अच्छा करने की उम्मीद है। दूसरा देखिए, डोमेस्टिक जो अपनी मार्केट है, ये आज की नहीं, पहले 1 साल पहले भी वही बोला था, 3 साल पहले भी वही बोला था कि ये जो 2 क्षेत्र हैं, एक तो कैपिटल मार्केट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सॉरी कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों सेक्टर हम बहुत बुलिश हैं इसके मामले में, और बहुत ऐसे अच्छी कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंड बहुत होने वाला है सरकार के द्वारा भी, और प्राइवेट कैपेक्स भी आने वाला है, तो उसमें हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट गुड्स आर गोइंग टू डू वेल। एफएमसीजी एंड एफएमसीजी में अगर हम बोलें, तो उसमें भी एक बकेट है जिसमें अच्छा पैसा बन सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली जो कैटेगरी है। और दूसरा, फार्मा में भी सिलेक्ट, एक्चुअली किसी भी सेक्टर में देर आर सिलेक्ट कंपनीज, मोर सिलेक्ट कंपनीज आर देयर नाउ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। बाकी कई जगह कंपनीज अच्छी हो भी सकती हैं, परंतु अगर उनकी वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच है जिसमें हम पैसा नहीं डाल सकते, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है निवेशक के लिए। तो इसीलिए हमारा मानना तो यही है कि देखिए, सेक्टर तो एक साइक्लिकल वे में चलते रहेंगे, परंतु एक डाइवर्सिफाइड फंड, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, डीपी सर यहाँ पर अब क्योंकि हम पोर्टफोलियो वाइज़ भी दर्शकों को सलाह देते हैं और क्योंकि आपने अपना एक हाउस व्यू भी बताया हुआ है, किसी भी तरह की एग्ज़िट स्ट्रैटेजी अभी अगर बनानी हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे ख़्याल से आपने अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप पर तो रणनीति बता ही दी है, लेकिन क्या ये ऐसा साल है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, तो शायद सोने को आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा जगह दें? अगर आप नॉर्मली देते आए हैं, तो क्या वक़्त आ गया है कि थोड़ा-सा ज़्यादा उसको जगह दें? इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि इलेक्शन भी है और साथ ही हम चुनाव का साल भी देख रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म रणनीति तो आप बताएंगे नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन अगर मैं एक मीडियम टर्म व्यू आपका चाहूँ, जहाँ क्योंकि बहुत दर्शक है हमारे लॉन्ग टर्म जो है वो भी देखते हैं ये शो, शॉर्ट टर्म है वो भी देखते हैं, लेकिन ऐसे में मीडियम टर्म आउटलुक अगर किसी को समझना हो, तो आप क्या उनको सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे? देखिए, एसेट एलोकेशन का जो एक मंत्र है वो बहुत एक महत्वपूर्ण मंत्र है, और उसको अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए उसको प्ले करना है, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जैसा फंड कोई हो नहीं सकता। क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हम इक्विटी में भी पैसा डालते हैं 35 से 40%, डेट में पैसा डालते हैं जो कि अगेन 35 से 40% होता है, और करीब 20% वो गोल्ड में रहता है। उसमें आपको हर तरह का बेनिफिट मिलता है। आपका जो डेट का बेनिफिट मिलेगा, आपको इक्विटी को मिस आउट नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है, और गोल्ड में जो एक तेज़ी चल रही है, जो कि लगता है कि आगे आने वाले टाइम में चलती रहेगी। तीनों का फ़ायदा एक फंड में मिलेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिल जाती है। अगर आप 35% से ऊपर इक्विटी में रहते हैं, तो ऐसे फंड में अगर आप 3 साल तक रहते हैं, तो उसमें आपको डेट टैक्सेशन का फ़ायदा मिलता है, और उसमें इंडेक्सेशन मिल जाएगा, जो कि 3 साल के बाद करीब-करीब वैसा ही है जैसे इक्विटी के लिए होता है। अभी मल्टी एसेट एलोकेशन की जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं अपने फंड हाउस की पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ कि हमने इसको ऐसे पोजीशन किया है, परंतु कुछ ऐसे भी फंड्स हैं मार्केट में जो कि इसको इक्विटी कैटेगरी में चलाते हैं और इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालते हैं। वी हैड डिस्कशन कि इसको कैसे करना चाहिए, तो हमारा विचार यही बना, फंड हाउस व्यू यही, कि वी शुड बी ट्रू टू द टाइटल, मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब हर तरह के एसेट में डालना चाहिए। आर्टिफिशियली उसको एक कैटेगरी में डालने के लिए आर्बिट्रेज डाल के उसकी क्योंकि उसमें आप 3 साल तक नहीं रख सकते, तो उसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें आर्टिफिशियली उसको इक्विटी कैटेगरी में किया जाए। तो हमने डेट कैटेगरी में रखा हुआ है, एंड वी आर मोस्ट बुलिश। अगर मेरे को आज कोई व्यक्ति कोई सलाह के लिए पूछता है, तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि भैया, मल्टी एसेट एलोकेशन में आँख बंद करके पैसा लगा दीजिए, और 3-4 साल तक भूल जाइए, आपको अच्छी डबल डिजिट रिटर्न मिल जाएगी।
ये मिलना ही चाहिए, जो कि एक विचार है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप इक्विटी में पैसा लंबे समय के लिए लेते हैं, लगाते हैं 3 से 5 साल तक, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बोलता है कि उसमें एक अच्छा रिटर्न बन जाता है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ नेगेटिव होगा। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस तरह से इंडिया को देखा जा रहा है एज़ अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स अक्रॉस द ग्लोब, तो उसमें आने वाले टाइम में पैसा तो अच्छा बनेगा ही, परंतु पूरे का पूरा पैसा एक रिस्क कैटेगरी में डालना एक बहुत कोई शुभ विचार नहीं। तो इसलिए हम मल्टी एसेट एलोकेशन एंड बैलेंस एडवांटेज फंड की ही बात करते हैं हमेशा। मेरे ख्याल से इसी के साथ चर्चा को भी समाप्त करने का समय हो गया है। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी आप आते हैं तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी सर, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। जी, शुक्रिया। चलिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के उस पार टैक्स बचत की पाठशाला हम लेकर आएंगे। जी हाँ, जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हैं जहां पर आपको टैक्स का फ़ायदा मिलता है, बचत होती है, और अगर आप अभी भी सोच ही रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से निवेश के विकल्प है जहाँ पर आपको टैक्स का फ़ायदा भी होगा। साथ ही इन निवेश विकल्पों को अगर आप अपने किसी लक्ष्य से बांध लें तो आपके लिए सोने पे सुहागा, टैक्स की बचत भी और साथ ही कमाई का मौका भी। इन सब पर बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।